दिव्या एक आलसी किस्म की लड़की थी। न तो उसकी सुबह उठने की कोई दिनचर्या थी और ना ही काम करने की। दिव्या की लेट लतीफ़ी के कारण ससुर और पति दोनों को ही चाय, नाश्ता और टिफ़िन समय पर नहीं मिलता था, जिसके कारण सुजाता अपनी बड़ी बहू दिव्या से हमेशा परेशान ही रहती थी। हे भगवान, आज फिर से दिव्या सुबह के 7 बजे तक बिस्तर तोड़ रही है। अब यह कब उठेगी, कब नहाएगी और कब चाय नाश्ता बनाएगी, इसका तो बस भगवान ही मालिक है। सुजाता अभी बड़बड़ा ही रही थी कि पति सुजीत की आवाज़ उसके कानों में पड़ जाती है। 2 औरतों के घर में होने के बाद भी कभी समय से चाय नहीं मिल सकती इस घर में। अरे मैं पूछता हूँ गुड्डू की माँ कि तुम चाय बना रही हो या अभी तक बहू के दरवाजे पर खड़ी उसका मुंह ताक रही हो। पति की आवाज़ सुनकर वो अपनी किस्मत को कोसती रसोई में घुस जाती है। बहू आ गई है, लेकिन मजाल है जो इस बूढ़ी सास को ज़रा सा भी आराम मिल जाए। इस दिव्या से तो मुझे ढेले भर की उम्मीद नहीं है। अब तो बस मैं छोटी बहू लेकर आऊँगी और वही मेरे दुख दूर करेगी, मेरे पैर दबाएगी, मुझे आराम देगी। सोच कर ही मज़ा आ गया। भाग्यवान मेरे मित्र राजेश का फ़ोन आया था, उसने भागवत पाठ रखवाया है। अब मुझे तो दुकान पर काम है, तो तुम ज़रूर चली जाना। ठीक है जी, पहुंच जाऊंगी, आप चिंता ना करो। दोपहर में जल्दी जल्दी तैयार होकर सुजाता राजेश के यहाँ पहुंचती है पूजा खत्म होने के बाद। अरे भाभी जी, इतने सालों बाद आपके दर्शन हो गए, आनंद ही आ गया। अच्छा, आपकी गुड्डू के क्या हाल चाल है? सुना है उसकी सरकारी नौकरी लगी है। हाँ भाई साहब, गुड्डू के लिए ही लड़की देख रहे हैं आप। बस कोई अच्छी लड़की मिल जाए तो हमारी जिम्मेदारी भी खत्म हो। सुकन्या बेटा, यहाँ तो आना। सुजाता देखती है कि राकेश के बुलाने पर एक लड़की पुलिस की वर्दी में उनकी ओर चली आ रही थी। अरे भाई साहब, इस पुलिस वाले को क्यों बुला रखा है? कथा में कोई चोर उचक्के घुस आए थे क्या? अरे नहीं नहीं भाभी जी, ये तो मेरी बेटी है सुकन्या, यूपी पुलिस में दरोगा है। अरे वाह भाई साहब, आपकी नाक ऊंची कर दी बेटी ने। बहुत खुशी हुई बिटिया से मिलकर। अब क्या बताऊं बहन जी, लड़की तो हमारी बहुत काबिल है, लेकिन कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल पा रहा, इसलिए आजकल थोड़ा परेशान रहता हूँ। अच्छा भाई साहब, अगर कोई फ़ोटो हो सुकन्या की तो दे दीजिए। कोई अच्छा लड़का होगा तो हम खबर कर देंगे। सुजाता सुकन्या की फ़ोटो लेकर घर आ जाती है और आकर अपने पति सुजीत को दिखाने लगती है। देखिए ना, कितनी अच्छी पर्सनालिटी है ना सुकन्या की। क्या रौब है चेहरे पर। पुलिस की नौकरी में। हमारे गुड्डू के लिए इससे अच्छी लड़की कहाँ मिलेगी। आप अपने मित्र से इन दोनों के लिए रिश्ते की बात चलाइए ना। सुजीत अपने दोस्त राकेश से सुकन्या और गुड्डू के रिश्ते की बात करता है और जल्द ही सुकन्या शादी करके सुजाता के घर आ जाती है। शादी के 2 दिन बाद। बेटा सुकन्या, मेरे पैरों में ना बड़ा दर्द रहता है। कमर दर्द से ना खड़ा हुआ जाता है, ना पैरों से चला जाता है। अब ये बड़ी बहू तो किसी काम की है नहीं। मुझे तो बस तुझसे उम्मीद है बेटा कि तू मेरा दर्द और तकलीफ समझेगी। सुकन्या सास की बातें सुनकर मुस्कुरा देती है। अगले दिन सुबह 5 बजे। सासू माँ, आपको पता है ना आपके घुटने और कमर में दर्द क्यों रहने लगा है? आपके यूँ सुबह 7-8 बजे तक बिस्तर पर सोते रहने के कारण। कल से आप मेरे साथ सुबह 4 बजे उठेंगी और फिर हम पार्क में जाकर हरी हरी घास पर टहलेंगे। आप देखिएगा माँ जी, एक ही महीने में आपके घुटनों का दर्द रफू चक्कर हो जाएगा। हे भगवान, मैंने तो सोचा था मेरे दर्द की बात सुनकर ये सारे काम निपटा दिया करेगी और मैं सुकून से जीऊंगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। बेचारी सुजाता 4 बजे उठकर सुकन्या के साथ पार्क में 1 घंटा कसरत और वॉक करके जब घर लौटती है तो उसकी थकान से बुरी हालत हो जाती है। थकान की मारी सुजाता जाकर अपने कमरे में सो जाती है और 9 बजे तक सोती ही रहती है। 9 बजे। अरे गुड्डू की माँ, कहाँ हो तुम? लो, 9 बज रहा है और इन सास बहू का कोई अता पता नहीं। अरे आप उठोगी भी? और कुछ ना सही, कम से कम 1 कप चाय तो पिला दो, फिर हम अपने काम पर चले। हाय हाय, मुझसे तो पैरों से हिला भी नहीं जा रहा। गुड्डू के पापा, चाय आप ही बना लो,
इस सुकन्या ने तो चलवा चलवा कर मेरे पैर ही बेकार कर दिए। और सुनो, गोल्डी को मेरे कमरे में भेजो जरा। हाँ माँ, क्या बात है, आपने बुलाया? अरे बेटा, कल वॉशिंग मशीन खराब हो गई थी। अब इतना बड़ा परिवार है, बिना वॉशिंग मशीन के कपड़े कौन धोएगा? और तेरी बीवी से तो अपना काम हो जाए वही बहुत है। ठीक है माँ, मैं करवा दूंगा, आप परेशान मत हो। तभी सुकन्या बहू वहाँ आ जाती है। अरे नहीं नहीं माँ जी, आज से मशीन से कोई कपड़े नहीं धोएगा। हम सभी को अपने अपने काम खुद ही करने चाहिए। कपड़े और बर्तन धोने से हाथ की मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं। क्या आप नहीं चाहती कि आपके हाथ पैर बुढ़ापे में बिल्कुल स्वस्थ रहें? आज से सब अपने अपने काम खुद अपने हाथ से ही करेंगे। इतना कहकर बहू सुकन्या वर्दी पहनकर जूते खटकाती हुई वहाँ से निकल जाती है। राम जी, तूने खूब दुश्मनी निकाली मुझसे। एक बहू ने कम्मे काम चोर निकली तो मैं दूसरी पढ़ी लिखी नौकरी वाली ले आई। अरे मुझे क्या पता था कि ये तो मेरी ही चक्कर गिन्नी बनाकर छोड़ देगी। लगता है सारी दारोगाई ये मुझ पर ही निकालने वाली है। अब तो राम ही भला करे हमारा। अगले दिन फिर से सुबह 4 बजे बहू सुकन्या सास का दरवाज़ा खटखटाती है। बेटा देख, अब बुढ़ापे में मुझसे ये कसरत ना हो पाएगी। सच बताऊं, मैंने ना झूठ बोला था तुझसे। मुझे कोई दर्द वर्द नहीं है, मुझे तुम बख्शी दे बेटा। तभी कमरे के बाहर खड़ी बड़ी बहू की आवाज़ सास को सुनाई देती है। अरे दिव्या बहू, तू आज सुबह 4 बजे ही उठ गई? तू तो 7 बजे भी रो रो कर उठती है। आ जाइए माँ जी, बहाने बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। यहाँ पर पापा जी और गोल्डी जी भी हैं। अब सुजाता को समझ में आ गया था कि बहाना बनाने से कुछ होने वाला नहीं है। बेचारी मन मार कर सबके साथ टहलने के लिए निकल गई। अब तो छोटी बहू ने घर में बिल्कुल जेल जैसा माहौल बना दिया था। सास ससुर की मीठी चाय से लेकर जेठानी के समोसे जलेबी तक सबकी एंट्री अब गुप्ता निवास में बंद हो गई थी। सासू माँ तो बेचारी चाय की इतनी आदी थी कि आधे दिन सर पर पट्टी बांध कर ही लेटी रहती। दिव्या बहू, आधा कप चाय पिला दे, सर दर्द से मेरी तो जान ही निकल जाएगी। नहीं माँ जी, मुझे आपकी दरोगा बहू से पंगा थोड़ी ना लेना है। कल को कोई झूठा केस बनाकर अंदर कर देगी तो जेल में चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग, ये मुझे नहीं करना। हाँ, मेरे घंटे भर के आराम को हराम करने के लिए आप ये हिटलर पकड़ कर लाई थी। अब देख लीजिए माँ जी, इसने हम सबकी क्या हालत बना दी है। अरे बहू, मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे जो मैं इस पुलिस वाली से जा भिड़ी। कभी कभार चाय नाश्ता ही तो बनाना पड़ता था। अब तो रात की नींद से लेकर दिन का चैन तक हराम हो गया है। दोनों सास बहू अपने अपने दुख बांट ही रही थी कि तभी सुजाता का फ़ोन बज उठता है। हेलो, हाँ सुजाता बोल रही हूँ। बाजी, आपका बेटा गोल्डी पुलिस स्टेशन में बंद है, आप लोग थाने आकर मिलिए। हॉस्पिटल, तुझे पता नहीं कि मेरी बहू दरोगा है? दरोगा छोड़ेगी नहीं तुम्हें। बाजी, सुकन्या मैडम ने ही उन्हें गिरफ्तार किया है, आप लोग थाने आ जाइए। अरे दिव्या बहू, इस सुकन्या ने तो तेरे पति को पकड़कर जेल में बंद कर दिया। बुला अपने पापा जी को, कह रही है थाने आना पड़ेगा। थोड़ी देर में सास सुजाता, दिव्या और ससुर जी थाने पहुंच जाती हैं। छोटी बहू, ये क्या ड्रामा है? अपने जेठ को ऐसे जेल में बंद करते हुए तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई? देखिए ईश्वर चंद जी, छोटी बहू मैं आपके घर में हूँ। थाने के अंदर मैं इंस्पेक्टर सुकन्या हूँ। अच्छा होगा कि आप मुझे मैडम बुलाएं। अरे नास पिटी, ठहर जा, अभी तेरे बाप को बुलाती हूँ। देखती हूँ थाने के अंदर तू अपने बाप को क्या क्या कर बुलाएगी, दुर्गा प्रसाद या फिर कुछ और। अपनी ज़ुबान को लगाम दीजिए, नहीं तो एक ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर के साथ बदतमीजी करने के इल्ज़ाम में मैं आपको जेल के अंदर बंद कर दूंगी। ठहर जा गुड्डू की माँ, मुझे बात करने दे। अच्छा ये बताओ, तुमने गोल्डी को अंदर क्यों बंद किया है? ये गरीब सब्जी वालों का शोषण कर रही थी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अरे नालायक, ये बहू क्या कह रही है? पापा, मैं तो बस सब्जी वाले को बोल रहा था कि सब्जी के दाम सही सही लगाओ, नहीं तो मैं अंदर करवा दूंगा। मेरे भाई की पत्नी दरोगा है।
और बस इस सुकन्या ने मुझे सब्जी वाले से बात करते हुए सुना और घसीटते हुए थाने ले आई। मैंने पुलिस फोर्स गरीब और बेगुनाहों को सताने के लिए ज्वाइन नहीं किया। मैं कोई ऐसी वैसी पुलिस ऑफिसर नहीं हूँ। आपने मेरे उसूल तोड़े हैं। अरे बाबा, मैं कोई शोषण नहीं कर रहा था, मैं बस डिस्काउंट मांग रहा था। आगे से मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा। सब्जी वाला अगर 20 रुपये दाम बताएगा तो मैं 25 रुपये देकर आऊँगा बस। आप लोग अगर इनकी जिम्मेदारी लेते हैं तो मैं इन्हें छोड़ देती हूँ, लेकिन ध्यान रहे आगे से अगर कोई भी कानून तोड़ा तो मैं छोड़ूंगी नहीं। उस दिन तो सुजाता और ईश्वर चंद्र जी बेटे को लेकर घर आ जाते हैं, लेकिन इस दिन के बाद घर में सुकन्या का ऐसा खौफ फैला था कि सपने में भी किसी ने नियम कानून नहीं तोड़े। अरे भाई, अब बहू रानी भई कोतवाल तो डर तो लगेगा ही, क्यों? ठीक कहा ना। सबको समझाने वाली सुजाता अब बहू के सख्त अनुशासन की आदी हो गई थी और एक अच्छे बच्चे की तरह सुकन्या की सारी बातें मानने लगी। माधुरी की नई नई शादी हुई थी। उसको अपने ससुराल में आने की बहुत खुशी थी, क्योंकि उसको एक प्यार करने वाली सास और एक समझदार जेठानी रीना मिली थी। माधुरी अपनी जेठानी के साथ मिलकर घर के सारे काम बड़े आराम से कर लेती थी। दोनों बहनों की तरह रहती थी। लेकिन एक शाम माधुरी के पड़ोस में रहने वाली विमला उसकी सास कमला से मिलने आती है और हॉल में सफाई कर रही माधुरी से कहती है, अरे माधुरी बहू, तू भी ना पूरा दिन काम करती रहती है, थोड़ा आराम कर लिया कर, अभी नई बहू है तू। अरे विमला आंटी, आप आइए ना। आंटी, ये काम तो अपने ही घर के हैं, करने तो पड़ेंगे ना। आइए बैठिए। मैं तो तेरी सास से मिलने आई थी, ज़रा बुला दे, कहाँ है वो? जी, अभी बुलाती हूँ। माधुरी अपनी सास को बुला देती है और खुद वापस काम करने लग जाती है। तभी माधुरी के कानों में काम करते हुए विमला की बातें आती है जो उसकी सास कह रही होती है। अरे कमला, मैं तो कहती हूँ तो अपनी नई बहू को अपने बेटे के साथ ज़रा घूमने फिरने भेज दे। कहीं ऐसा ना हो कि तेरी बड़ी बहू की परछाई पड़ जाए और ये भी बच्चे करने के लिए ना कहने लगी। देख विमला, आजकल के बच्चों को अगर मैं ऐसा कुछ बोलूँगी ना तो घर में कलेश करवाने की बात होगी। अब नई नई शादी है उसकी, कैसे कह दूँ कि बहू बच्चा करने की सोचो। वो तो है, लेकिन बच्चा घर में रौनक ले आता है। तेरी बड़ी बहू तो ये रौनक ला नहीं पाई, कम से कम छोटी ही ले आए। अरे छोड़ना ये बातें, और बता तेरी बहू कैसी है? कौन सा महीना चल रहा है उसका? 8वां। मैं तो उसे घर का एक काम करने नहीं देती। अरे मेरे घर में खुशियाँ ला रही है तो उसको तो मैं सर आँखों पर बिठाऊंगी ना। माधुरी उन दोनों की बातें गौर से सुन रही थी और बहुत हद तक विमला की बातें माधुरी के दिल में घर कर जाती है। समय गुजरने के साथ शाम होती है। माधुरी का पति मयंक घर आता है तो माधुरी उसके लिए पानी का ग्लास लाकर उसको देते हुए कहती है, मयंक, आज हम कहीं घूमने चले, किसी अच्छी सी रोमांटिक जगह पर। यार, तुमको तो पता है ना, अभी मेरी नई जॉब लगी है, बहुत काम होता है। और तुम जानती हो हम अभी बच्चे के लिए तैयार नहीं हैं। और तो और अभी अभी तो हमारी शादी हुई है। शादीशुदा ज़िंदगी तो थोड़ी जी लो। 2 महीने हो गए शादी को, मुझे बच्चा चाहिए तो चाहिए। बड़े बूढ़े कहते हैं कि बच्चा सही समय पर हो जाना चाहिए और एक नया मेहमान हमारे बीच के प्यार को और बढ़ाएगा। अरे बस यार माधुरी, बहुत हुआ, हद है तुम्हारी। मैं अभी अभी थका आ आया हूँ और तुमने आते ही ये न जाने कैसी बातें शुरू कर दी। मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में और मुझे खाना भी नहीं खाना, खुद ही खा लेना। मयंक गुस्से में वहाँ से अपने कमरे में चला जाता है और कमरे की तरफ जाते हुए उसको उसकी भाभी मिलती है, जिससे वो कहता है, भाभी, आप मुझे मेरे कमरे में चाय दे देंगी? हाँ हाँ ज़रूर। वैसे आप गुस्से में लग रहे हैं। नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। अच्छा मैं जाता हूँ, आप कमरे में दे देना चाय। मयंक अपने कमरे में चला जाता है और रीना रसोई में जाकर उसके लिए चाय बनाने लगती है। तभी वहाँ माधुरी आती है और वो खाने की तैयारी करती है। इतने में रीना चाय बनाने के बाद चाय का कप हाथ में लेकर माधुरी से कहती है, माधुरी, ये चाय तुम अपने कमरे में देवर जी को दे आओगी? भाभी, उन्होंने आपको बोला है ना चाय देने को, तो आप ही जाओ, मैं नहीं जाऊँगी। अरे क्या हुआ है, तुम दोनों के बीच लड़ाई हुई है क्या? भाभी, आप तो इस बारे में बोलो ही मत और प्लीज़ जाओ, आप अपना काम करो और मुझे मेरा करने दो।
माधुरी की ऐसी बातें रीना को बुरी लगती है, लेकिन वो चाय लेकर मयंक को उसके कमरे में दे आती है। दिन गुजरते हैं। बच्चे की चाह में माधुरी रोज़ मयंक से झगड़े करती। एक सुबह ऑफिस जाने से पहले भी माधुरी मयंक से कहती है, मयंक, मुझे नहीं पता, मुझे बच्चा चाहिए। अगर तुमने मेरे साथ मिलकर बच्चे की प्लानिंग नहीं की तो मैं समझूंगी। क्या समझोगी? बोलो ना, क्या समझोगी? यही कि तुम नामर्द हो। तुम्हारे अंदर बच्चा पैदा करने की ताकत ही नहीं है, तभी तो तुम मुझसे डर कर भाग रहे हो। मेरी जिंदगी के साथ खेल खेला है तुमने। माधुरी, आज बोल दिया, लेकिन दोबारा बोला तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी पत्नी हो। सच में आज तुमने हद ही कर दी। अरे बच्चे के पीछे इतनी पागल हो? सिर्फ बच्चा पैदा करने से मतलब होता है क्या? भैया भाभी को देखा, उनकी शादी को 4 साल हो गए। वो लोग कितनी प्लानिंग से चल रहे हैं, लेकिन तुम्हें तो न जाने क्या ही हो गया है। मुझे अब तुमसे बात ही नहीं करनी। इतना बोलकर मयंक अपना बैग उठाकर बिना कुछ खाए पिए ही घर से ऑफिस के लिए निकल जाता है। नीचे उसको रीना भी नाश्ते के लिए रोकती है, लेकिन वो बिना सुने ही चला जाता है। कुछ देर में माधुरी नीचे आती है तो रीना कहती है, माधुरी, देवर जी आज बिना खाए ही ऑफिस चले गए, क्या हुआ? कोई बात हुई है क्या तुम दोनों के बीच? बस भाभी, आपको हमेशा बीच में बोलने की आदत है क्या? और जिस बारे में आपको कोई लेना देना ही नहीं है, वो बात मैं आपको क्यों बताऊं? इतने में वहाँ कमला आ जाती है और माधुरी को ऐसे रीना को जवाब देते हुए देखकर कहती है, छोटी बहू, यह कैसी बातें कर रही है तू बड़ी बहू से? क्या लेना देना नहीं है उसको? बच्चे से माँ जी। भाभी तो बांझ है, शादी के इतने साल बाद भी उनको बच्चा नहीं हुआ। लेकिन मेरी अभी अभी शादी हुई है और मैं समय से बच्चा चाहती हूँ। तो आपका बेटा मुझसे इस बात पर लड़ता है। बताइए इसमें मेरी क्या गलती? मैं नहीं चाहती कि जैसे भाभी को दुनिया ताने मारती है, मुझे भी मारे। बहू, किसने कहा तुझसे कि बड़ी बहू बांझ है? कुछ भी? माँ जी, उस दिन मैंने आपकी और विमला आंटी की बात सुन ली थी कि भाभी ने पहले बच्चा प्लान नहीं किया और अब बच्चा नहीं हो रहा। माधुरी उस दिन विमला और कमला की बातें दोनों को बताती है, जिसे सुनकर रीना माधुरी के पास आकर कहती है, क्या माधुरी, बिना बात जाने तुमने अपने मन में न जाने क्या क्या सोच लिया। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं माँ नहीं बन सकती। बस मैंने और तुम्हारे जेठ जी ने सोचा था कि जब वो बाहर से काम करके एक लंबे समय के लिए घर आएंगे तब हम इस बारे में सोचेंगे। और वैसे भी बच्चा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, उसके आने से पहले बहुत तैयारियां करनी पड़ती है। हाँ बहू, पहले मैं भी सोचती थी कि बड़ी बहू को मेरे बेटे के बाहर जाने से पहले बच्चे की प्लानिंग कर लेनी चाहिए थी, लेकिन बहुत सी बातें होती हैं। बच्चे के आने से पहले उसके लिए एक अच्छा माहौल, माँ और बाप दोनों का प्यार। अब तुम खुद सोचो, देवर जी अपनी नई जॉब के कारण इतने बिजी रहते हैं कि वो तुमको सही से समय भी नहीं दे पाते। तो क्या वो बच्ची को समय दे पाएंगे, या फिर बच्चा अपने पापा के प्यार से वंचित रह जाएगा? ये अच्छा होगा? नहीं ना। और साथ ही अभी आने वाले बच्चे के लिए पैसे जोड़ लो ताकि आगे उसको और तुम्हें परेशानी ना हो। सही कहा बहू ने, और दूसरों की बातें सुनकर अपने घर में आग नहीं लगाते बहू। अपनी सास और जेठानी की बात सुनकर माधुरी को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने बिना जाने समझे मयंक से बच्चे की चाह में कितना कुछ बोल दिया। इसलिए शाम को मयंक के घर आने पर वो मयंक से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती है। मयंक, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमको न जाने क्या क्या बोल दिया। लेकिन भाभी ने मुझे समझाया और मुझे पता चला कि मैं कितनी गलत थी। ज़बरदस्ती एक बच्चे को दुनिया में लाकर उसकी ज़िंदगी ख़राब करने से अच्छा कि हम प्लान करके अपना बेबी लाएंगी। शुक्र है माधुरी, तुमको बात समझ में आ गई। और एक बात कहूँ, अपने पहले बच्चे के आने से पहले मुझे उसके बाप होने के लिए बहुत सारी तैयारियाँ करनी है। जिस दिन मैं खुद को उस लायक समझ लूँगा, उसी दिन मैं तुमसे कहूँगा कि चलो अब हमें अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर रीना और कमला माधुरी को ना समझाती तो शायद बच्चे की चाह में माधुरी अपनी बसी बसाई गृहस्थी बिगाड़ लेती। लेकिन कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। वो कहते हैं ना, ज्यादा चालाक होना भी ठीक नहीं है। माना सास का जमाना है, लेकिन इस जमाने में हर बहू एक सी नहीं होती। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। माही की शादी जिस घर में होती है वहाँ 2 बेटे थे। बड़े बेटे रणवीर से माही की शादी होती है और छोटा दिग्विजय कंवारा होता है। देखो माही, इस घर में रहना है तो घर के नियम कायदे कानून सब मानने होंगे। घर की किसी बात पर ज्यादा इंटरफियर नहीं, और मेरे बेटे को जोरू का गुलाम बनाने की सोचना भी मत।
दूसरा, नौकरी करनी पड़ेगी तुमको, समझी? और सारा पैसा मेरे हाथ में होता है, काम काज पूरा करना होगा घर का। माही चुपचाप हिटलर जैसी सास की सारी बातें सुनी जा रही थी। उसको ये भरोसा था कि जब वो पति को ये सारी बात बताएगी तो पति उसी का साथ देंगे। अरे भाई, नई नवेली दुल्हन जो है। और फिर शाम को, देखिए ना, आपकी माँ क्या क्या बोल रही थी। अरे मैं इंसान हूँ, कोई जानवर नहीं। पता है आपकी माँ ने क्या कहा? लेकिन ये क्या, माही क्या बताती? रणवीर को तो सारी बातें पहले से ही पता थी। ठीक है तो कह रही थी माँ माही, क्या गलत बोल रही थी? एक बहू के जो फर्ज होते हैं वो तो निभाने पड़ेंगे ना। यहाँ सब तुम्हारी मर्जी का तो नहीं चलेगा। माही पति की बात सुनकर हैरान रह जाती है। वो सोच ही रही होती है कि क्या करे, तभी सास की आवाज आती है। माही, अगर पति को चुगली कर चुकी है सास की तो जरा किचन में भी झांक ले। थोड़ी देर में खाने का वक्त हो जाएगा, सबका पेट क्या चुगली से ही भर जाएगा। माही को गुस्सा आता है। वो पति की तरफ देखती है। ठीक है तो कह रही है माँ, जाती क्यों नहीं है वहाँ? यहाँ क्या लड्डू पेड़े मिल रहे हैं? माही को समझ में आ जाता है कि उसकी किस्मत खराब हो चुकी है। वो किचन में जाती है और काम पर लग जाती है। एक रोज माही ऑफिस से देरी से आती है कि सास बरस पड़ती है। कहाँ गई थी महारानी? आ गई? ये नहीं चलेगा। 5 बजे ऑफिस खत्म होता है तो किसी भी हाल में 5:30 तक घर में दिखनी चाहिए। ये नहीं कि घूम घूम कर चाट पकौड़े खाती फिरे। नहीं माँ जी, ऑडिट होने वाली है ना दफ्तर में, उसी के कारण काम बहुत है, इसीलिए देर हो गई। तो क्या तेरा काम 8 घंटे में पूरा नहीं होता जो और रुकना पड़ता है? अब देख, बहस करने की मेरी आदत है नहीं। जा जाकर रसोई में लग। देर रात जब रणवीर घर आता है तो माही कमरे में काम कर रही होती है। ले, अब पति आया है ऑफिस से तो काम का नाटक लेकर बैठ गई। अरे पूछ तो ले, देर क्यों हो गई? बात हो गई थी फोन पर, मैं अभी खाना लगा देती हूँ। अरे क्या बात है बेटा, आज देर हो गई? हाँ माँ, ऑफिस में ऑडिट है तो। अरे बेटा, इतनी मेहनत करता है, थक जाता होगा। जा आराम कर ले, मैं बहू को बोलकर कमरे में ही खाना लगवा देती हूँ। सास का आतंक माही की जिंदगी पर बढ़ता ही जा रहा था। एक रोज पड़ोसन आती है। हाँ माही, अब तो मजे हैं, चिठानी बनने जा रही हो तुम। कब की है शादी? शादी किसकी? देवर जी की? हाँ हाँ, और नहीं तो क्या। लड़की फाइनल कर दी तो शादी तो होगी ही ना। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ले, सारा मोहल्ला जानता है। खैर, नहीं बताना तो ना बता, लेकिन कब तक करोगे शादी ये तो बता दो। अब परसों मंगनी है तेरे देवर की, तो शादी तो करोगे ना। माही घर आती है और पति से पूछती है, क्या बात है, देवर जी की शादी तय कर दी है क्या? हाँ, परसों सगाई है। तो मुझे तो किसी ने नहीं बताया। और कौन है लड़की? मुझे मिलवाया भी नहीं। क्या मैं कुछ मायने नहीं रखती? लोगों को तो लग रहा है कि मैं छुपा रही हूँ। सोचो, घर की बात बाहर वालों से पता चले तो कैसा लगता है। कौन कौन है? किसने बोला तुमको? बताओ, नाम बताओ, किसने बोला? छोड़िए, लड़ाई करनी है क्या? माही रसोई में काम पर लग जाती है। देख, 2 हफ्ते की छुट्टी ले ले ऑफिस से। क्या है ना, दिग्विजय की शादी है अगला महीना। माही कुछ नहीं कहती, काम पर लग जाती है। शादी पर भी वो बेगानों की तरह ही रहती है और सिर्फ 2 दिन की छुट्टी लेती है। सास को उसका रवैया अच्छा नहीं लगता। अरे देख बेटा, तेरे बीवी का रवैया कुछ ठीक नहीं लगता। वो छोटी बहू को भी बिगाड़ देगी। अच्छा है कि तू अपनी बीवी के साथ अलग हो जा। घर संभालने के लिए छोटी तो आ ही गई है, मैं क्या करूँगी 2 नौकरानियों का। वाह माँ, ये ठीक है। तुम्हारा मतलब अपना मकान छोड़कर मैं बाहर किराया भरूं? सिर्फ मेरे बीवी को नौकरानी का काम कराने तक की ही जरूरत थी क्या मेरी? अरे हाँ, और मुझे क्या करना है, घर में भीड़ रखकर आते जाते रहा करो। माही को पति जब ये बात बताता है तो वो खुश हो जाती है। तो ठीक है ना, क्यों चिंता कर रहे हो? इस महीने मेरा इंक्रीमेंट भी है, वो पैसे किराए के समझ लेंगे। मैं तो बहुत खुश हूँ। बड़ा बेटा अलग हो जाता है। उसके बाद में सास का छोटी बहू से भी यही रवैया शुरू हो जाता है। एक रोज छोटी बहू की तबीयत खराब हो जाती है। देख सिमरन बहू,
तेरी तबीयत खराब है तो मायके चली जा, यहाँ कौन करेगा सेवा। अरे ये क्या बात होती है? तबीयत खराब हो तो मायके? उन लोगों ने क्या ठेका ले रखा है? साफ साफ बोल देती हूँ, ये हिटलर उसी के आगे बनना जो सहे। चुपचाप सूप बनाकर मेरे कमरे में दे जाओ, वरना कर दो बंटवारा घर का। अपना हिस्सा तुम देखो, मैं अपना देख लूंगी। सास सारी बात छोटे को बताती है। अरे माँ तो ठीक है ना, उसकी तबीयत खराब है। अरे वाह, जो रुका गुलाम, जा जाकर बोल मायके जाए। थोड़ी देर बाद बहू और बेटा दोनों सामान पैक करके घर से निकल रहे होते हैं। अरे छोटे, कहाँ जा रहा है तू? मेरा पति है तो मेरे साथ ही जाएगा ना, हम 4 दिन के लिए जा रहे हैं। घर पर सास अकेली रह जाती है। वो माही और सिमरन को कभी एक दूसरे से बात करने ना देती, ना ही कभी उन दोनों को अकेला छोड़ती। 4 दिन बाद जब बहू घर आती है तो सास बरस पड़ती है। क्या है ये? हाँ, क्या है? कोई तरीका होता है? हल्के से बुखार में तूने 4 दिन लगा दिए। अरे इस महीने की सैलरी कहाँ है? कब तक पैसे देगी? अब कोई पैसे वैसे नहीं है, और हाँ, ज्यादा झगड़ा करने की कोशिश ना करे। काम वाली रख रही हूँ मैं घर के काम के लिए। सास और बहू में फिर तो जो घमासान होता है। मैंने कहा सुनिए, चलिए यहाँ से। अरे ये कोई माँ है? अरे कोई इसके साथ रह ही नहीं सकता। नहीं नहीं, मैं अपनी माँ को छोड़कर नहीं जाऊंगा। बहू मायके चली जाती है और वहां से भेज देती है तलाक के पेपर। हे भगवान, यहाँ तो मेरी चाल उल्टी पड़ गई। अब क्या करें? माँ, हर कोई भाभी की तरह नहीं होता। ये लोग तो किसी से बात करने को भी राजी नहीं है, और तलाक के पेपर में जितने पैसों की मांग की गई है ना, घर का एक एक बर्तन बिक जाएगा। अरे बड़ी बहू को फोन कर, माही को बोल कि वो जाकर अपनी देवरानी को समझाए। ला फोन मुझे दे, मैं बात करती हूँ। माही बेटा, वो क्या है ना। सास सारी बात माही को बताती है। माँ जी, आपके साथ ये होना ही था। इतने बदले बोल आपकी मैंने कभी नहीं सुने थे। माँ जी, आपने सोचा भी कैसे कि मैं आपका साथ दूंगी? मैं देवरानी की तरफ से हूँ। वो घर पर तभी वापस आएगी जब आप खुद को बदलेंगी। सास क्या बोलती, कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। सास सुधर जाती है और जेठानी के कहने पर देवरानी घर आ जाती है।